आज हम इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता के पार्ट 1 के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव टाइप अध्ययन करेंगे। इसमें मैंने आप लोगों के लिए एपीओ, पीसीएसजे तथा पीसीएस परीक्षा के पर्पज से ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही तरीके से ये वीडियो मैं तैयार किया है। जो भी प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वह मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, और जिस हिसाब से जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी मैं यहाँ पर आपको समझाता जाऊंगा। ये आवश्यक नहीं है कि मैं हर चीज को यहाँ आपको लिखित में दूं, क्योंकि टाइपिंग इतना नहीं हो पाता है, जिस कारण मैं जो भी बातें आपको यहाँ बताऊं और समझाऊं आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते चले, क्योंकि काफी मैटर हो जाता है लिखने के लिए, इसलिए पूरा लिखना संभव नहीं हो पाता। तो मैंने जो कुछ फैक्ट हैं वो इसमें लिख दिए हैं, बाकी के मैं आपको बोलता जाऊंगा, कुछ यहाँ पर आपको शॉर्ट में नोट कराता जाऊंगा, तो आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते चले। जिस हिसाब से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ पर लिया है और मैं साथ साथ आपको उनको बताता जाऊंगा। यहाँ केवल पॉइंट टू पॉइंट और एक विस्तार पूर्वक यहाँ मैंने व्याख्या की है, बाकी जो एमसीक्यूज वगैरह है वो मैंने यहाँ इस वीडियो में नहीं लिए हैं, क्योंकि ये एक नोट्स के हिसाब से मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप इन्हें साथ साथ नोट। तो चलिए हम आज भारतीय दंड संहिता 1860 का अधिनियम संख्या 45 इसकी कुछ बेसिक फंक्शंस इसके देखते हैं। अभी इसको मैंने सेक्शन वाइज नहीं लिया है, सेक्शन वाइज इसके अगले वीडियो से मैं इसको प्रारंभ करूंगा। अभी यहाँ कुछ केवल आधारभूत बातें मैंने इसके लिए हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भारतीय दंड संहिता को किसके द्वारा बनाया गया। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय दंड संहिता का जो पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ था ये 1860 में इसका मैटर पूरा फाइनल हुआ था, और 1862 से ये भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के लिए यहाँ लॉर्ड मैकाले को हमारे भारत में भेजा गया था, और लॉर्ड मैकाले ने यहाँ की जो मूल्य आधारित व्यवस्था थी उस मूल्य आधारित व्यवस्था को ध्वस्त करके यहाँ अपनी जो पद्धति थी, जो अंग्रेजी पद्धति थी, उसको लागू किया। क्योंकि 1860 से पहले हमारे भारत में कोई भी पेनल लॉस नहीं था। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उससे पहले मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन कोई भी हमें मन और वचन से तोड़ नहीं सका। हम हिंदू थे, हिंदू ही बने रहे। हमको धर्म प्रवर्तन, जो हमारा धर्म प्रवर्तन था, वो कोई भी मुस्लिम या कोई भी अंग्रेज हमें हमारा धर्म प्रवर्तन नहीं करा सके। लॉर्ड मैकाले के आने के बाद, लॉर्ड मैकाले ने जब यहाँ अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वहां यहाँ की पूरी रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की, 1700 पेज की रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की थी, जिसमें उसने कहा था कि भारत पर शासन करना, वहां पर लॉज को, पेनल लॉज को लागू करना बहुत आसान नहीं है, काफी कठिन कार्य है। और उसके फेवर में उसने काफी अपने तर्क वितर्क दिए थे, जिसके बाद में लॉर्ड मैकाले को पेनल लॉज बनाने के लिए कार्यभार पूरा सौंपा गया। लॉर्ड मैकाले और उसकी कमेटी ने इस पर कार्य किया और इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और उसे 1856 में वहां पेश किया गया। पेश करने के बाद 1860 में 6 अक्टूबर 1860 को वहां के गवर्नर के द्वारा साइन किया गया, और साइन करने के बाद 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू हो गई। तो सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि भारतीय दंड संहिता को किसने बनाया। तो भारतीय दंड संहिता को लॉर्ड मैकाले और उसकी कमेटी, लॉर्ड मैकाले कमेटी के अध्यक्ष थे
और इनकी कमेटी में मिलेट, मैकलैंड तथा एंडरसन, मिलेट, मैकलैंड तथा एंडरसन, ये 3 इनके सहयोगी थे सदस्य, जिन्होंने इस भारतीय दंड संहिता को बनाने में अपना पूरा सहयोग किया था। इसके बाद लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ आईपीसी भी कहते हैं। इस अधिनियम का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, सिवाय जम्मू कश्मीर के छोड़ के। जम्मू कश्मीर की अपनी अलग संहिता है, जिसे हम आरपीसी या रणवीर पेनल कोड भी कहते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो कौन सी संहिता लागू है, तो वो रणवीर पेनल कोड है। आगे देखते हैं भारतीय दंड संहिता को लेजिस्लेटिव के समक्ष भारतीय दंड संहिता को लेजिस्लेटिव के समक्ष 1856 में पेश किया गया था। यह बिल 6 अक्टूबर सन 1860 को पारित हो गया था तथा उसी दिन गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो गई थी। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन रहता है कि वो जो जैसे किताब में या एक्ट में आप कोने पर लिखा देखते हैं कि 6 अक्टूबर 1860, तो 6 अक्टूबर 1860 से ये अधिनियम प्रभावी नहीं हुआ था। यहाँ केवल इसको लास्ट फाइनल साइन किया गया था, गवर्नर जनरल की से अनुमति प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से यह सन 1860 की भारतीय दंड संहिता बना। यहाँ पर शिक्षित कर लीजिएगा कि 1860 की भारतीय दंड संहिता बना तथा 1 जनवरी 1862 से इसका प्रवर्तन आरंभ हो गया। तो 1 जनवरी 1862 से ये अधिनियम जो था वो पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हो गया। तो यहाँ ये जो मैंने सब प्रश्न बताए हैं, ये सभी प्रकार से ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सभी प्रश्न बनते हैं। इसके बाद देखिए, 1862 में 1 जनवरी 1862 में पूरे भारत में लागू होने के बाद J&K को छोड़कर गोवा, या नोट करते चलें, गोवा, दमन और दीप तथा पांडिचेरी, गोवा, दमनदीप तथा पांडिचेरी में ये जो आईपीसी है ये आपका 1 अक्टूबर 1863 से लागू हुई थी। 1 अक्टूबर 1863 से ये इन 3 राज्यों में, गोवा, दमनदीप तथा पांडिचेरी में ये आईपीसी लागू हुई थी। अब देखिए, आईपीसी में जो मुख्य रूप से बात की गई है वो अपराध के बारे में बात की गई है। अपराध, ऑफेंस या क्राइम। देखिए, अपराध को जो परिभाषित किया गया है वो ये कि जो भी कोई ऐसा कार्य जो कि विधि के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वो अपराध कहलाता है। अर्थात जिनका वर्णन, जिन कार्यों को किए जाने का वर्णन के विषय में दंड प्रक्रिया, दंड संहिता में जो प्रावधान है, भारतीय दंड संहिता में जिन कार्यों के अंगेश जो प्रावधान है वो सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होता है पाप और एक होता है अपराध, क्राइम और सिन। देखिए, हम पुराने समय से देखते हैं कि पुराने समय में राजा, महाराजा या और भी कोई सामाजिक व्यक्ति अगर उस पर कोई पाप हो जाता था तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए राजा राजकाज छोड़ देते थे, जंगलों में चले जाते थे, तपस्या करने निकल जाते थे। अगर घर के किसी बुजुर्ग पर, किसी व्यक्ति पर कोई अपराध, कोई पाप हो जाता था तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए कई प्रकार की जो प्रवृत्तियां थी, जो रीतियां थी वो विद्यमान थी। जैसे राजा पांडु एक एग्जाम्पल है आपके समक्ष इसमें, महाभारत में राजा पांडु और श्री राम के छोटे भाई भरत, उनकी माता कैकेयी पर यह पाप हुआ था और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपने राजकाज को छोड़कर के अपने भाई श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर के और अयोध्या के बाहर उन्होंने पूरा जो 12 वर्ष का जो वनवास था उसको पूरा व्यतीत कर दिया था। जो 14 वर्ष का वनवास था उसे पूरा व्यतीत किया था। और
इसके और भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि जो पाप की स्थिति थी वो आपको अपराध देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी। आप पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको कहीं भी अपराध नहीं मिलेंगे देखने के लिए। कहीं एक आध कोई अपराध होता था और एक राजा बैठता था, एक छत्र शासन होता था, और उस एक छत्र शासन के तहत एक ही राजा जो पूरा सभी का डिसीजन करता था। तो इतने ज्यादा क्राइम नहीं होते थे। क्राइम थे भी तो इस प्रकार के थे कि कहीं से कोई अपराधी अगर भाग करके किसी दूसरे राज्य में आ जाता है और तो दूसरे एक देश का राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण के बाद वो फिर उसको छुड़ा लेता है या उसको वहीं छोड़ता है या राजा को मारता है, वो एक स्थिति अलग बनती थी। लेकिन ऐसे अपराध नहीं थे जिनकी स्थिति 1862 के बाद उभर के आई है। तो इस तरह के पाप आपको देखने के पुराने इतिहास में नहीं मिलेंगे। केवल पाप था, उसके बदले में व्यक्ति अपने पाप का प्रायश्चित कर लेता था, और पाप का प्रायश्चित करने के बाद अगर वापस की स्थिति बनती थी तो वापस आता था। वो एक उनका अपनी अलग स्टेज थी। तो इस तरह से अपराध हो तो पाप जो पाप के लिए यहां दो बातें नोट कीजिए। सबसे पहला है पाप में नैतिक विधियों का उल्लंघन। पाप जो है वो हमारी नैतिक विधियों का उल्लंघन है, नैतिक विधियों का उल्लंघन। और दूसरा था संपत्ति के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। इस तरह से पाप में ये दो श्रेणियां बनती थी, एक नैतिक विधियों का, जो हमारी नैतिक विधियां थी उनका उल्लंघन होता था, और संपत्ति के अगेंस्ट अगर किसी से कोई अपराध हो जाता था तो वो पाप की श्रेणी में आता था। तो चलिए हम अपराध को देखते हैं। अपराध क्या है? देखिए, प्रारंभ में मनुष्य जंगली एवं बर्बर था, परंतु जैसे जैसे वह सामाजिक होता गया, जैसे जैसे वह सामाजिक होता गया वैसे वैसे उसकी आवश्यकता बढ़ती गई, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से संपत्ति के प्रति उसका मोह बढ़ता गया। ये जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ेगी, वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार के माध्यम से वो संपत्ति को इकट्ठा करेगा, और उस संपत्ति के इकट्ठा करने के बाद वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। प्रारंभ में ऐसा नहीं था। प्रारंभ में वस्तु में जो व्यवस्था थी 1862 में जब लॉर्ड मैकाले ने जो संहिता लागू की थी, और 1822 में जब लॉर्ड मैकाले आया था, तो लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पर आकर के देखा था कि यहाँ पर जो गुरुकुल पद्धति लागू है, और गुरुकुल पद्धति में पूरे गांव का एक गुरुकुल होता था। प्रत्येक गांव में एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, जैसे आज अब यूनिवर्सिटी मानकर के चलते हैं, तो हर गांव में अपनी एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी जिसमें छोटे छोटे गांव शामिल होते थे, और उनको मिलाकर के वहां का जो प्रिंसिपल होता था, वो प्रिंसिपल अब पूरी व्यवस्था को, उस गुरुकुल की पूरी व्यवस्था को, उस गांव तक की जो भी गांव उसमें आते थे उनकी पूरी व्यवस्था को देखता था कि कहाँ किसको क्या बोना है, कौन सी फसल किसको उगानी है, फलाना व्यक्ति क्या कार्य करेगा, फलाना व्यक्ति क्या कार्य करेगा। तो उन सब की व्यवस्थाओं के आधार पर सभी के कार्य विभाजित थे, और वस्तु विनिमय प्रथा थी। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु व्यक्ति को व्यक्ति से मिल जाती थी। तो जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी कि उसे संपत्ति इकट्ठी करनी है या अपनी और आवश्यकताओं को अलग से पूरा करना है। तो ऐसी स्थिति में संपत्ति की चाह नहीं थी तो अपराध नहीं था, और जहां संपत्ति की चाह जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे अपराध की प्रवृत्ति जो तेज होती गई। तो लॉर्ड मैकाले ने सोचा कि जब तक मैं इस व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर दूंगा तब तक संभव नहीं है कि हम भारतीयों को अपनी इस नीति में ढाल सकें। तो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले की व्यवस्था के अनुसार गुरुकुलों को ध्वस्त किया गया। शिक्षा पद्धति वहां ऐसी थी कि एक व्यक्ति जो प्रवेश लेता था वही धीमे धीमे अपने जूनियर्स को पढ़ाता था, वह बड़ा होता था वह अपने जूनियर को पढ़ाता था। इस प्रकार से व्यवस्था थी, क्योंकि तो कहीं किसी को पैसा देना ही नहीं था तो अपराध की बात ही नहीं बनती थी। तो इन्होंने सबसे पहले गुरुकुलों को नष्ट किया। गुरुकुलों को नष्ट करने के बाद अपनी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। जब हम उनकी बात को उनकी भाषा में पढ़ेंगे तो हम जाहिर है कि हम किसी के गुलाम बन गए, और गुलाम बनने के बाद तब हम उनकी जो वो कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को जो बढ़ावा दिया, और हमारी जो आवश्यकताएं थी, जो कि आपस में हम एक दूसरे से लेन देन वस्तु विनिमय के द्वारा
अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते थे, उन सब पहलुओं को, सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो उद्देश्य संपत्ति के प्रति उसका मोह बढ़ता गया और इस प्रकार से इस मोह में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रहना चाहता है। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह अपनी स्वतंत्र रहे, स्वच्छंद रहे तथा दूसरे किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप वह पसंद नहीं करता। इस प्रकार से प्रत्येक सामाजिक मनुष्य का यह सामाजिक कर्तव्य होता है कि वे किसी अन्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रतिष्ठा से संबंधित कार्यकलापों में अनुचित रूप से हस्तक्षेप न करें। हर व्यक्ति चाहता है, आज के समय में आप भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्राइवेसी चाहता है कि भाई हमें इस प्रकार से रहना है, ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, और किसी का कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। तो अब जब यहाँ हस्तक्षेप की बात आ जाती है, जहां हम किसी के किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जिस प्रकार से आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो वो जाहिर है कि अपराध को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर्तव्य को भंग करता है तो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो आप आजकल जो भी आप ऐसा हो रहा है कि कहीं आप रास्ता चलते किसी ने आपसे कुछ कह दिया या आपने किसी से कह दिया तो वो तुरंत आदमी मारपीट करने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि कुछ सामाजिक दायित्व तो आज की स्थिति में नहीं रह गई। पुराने समय में सब कुछ था, सामाजिक था, मनुष्य हर बात से एक अलग उसकी इमेज बनी हुई थी, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। खैर आप सब लोग आजकल देख ही रहे हैं, जैसा भी हो रहा है उसे मैं क्या यहाँ डिफाइन करूं। अब हम देखते हैं कुछ अपराध की परिभाषाएं। जो अपराध की परिभाषाएं क्या क्या हैं, एक दो राइटर की मैंने ली है परिभाषा। देखिए, अभी तक कोई भी बिनशास्त्रीय अपराध शब्द की जो सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दे सका है, लेकिन फिर भी कुछ अपराध की कुछ प्रमुख परिभाषाएं यहाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले यहाँ स्टीफेंस के अनुसार अपराध से अभिप्राय ऐसे अधिकारों के अतिक्रमण से है जिसका परिमाप उस अतिक्रमण से संबंधित समाज में फैले हुए दुष्कृत्यों से है। समाज में फैले हुए दुष्कृत्य से है। ब्लैकस्टोन कहते हैं, ब्लैकस्टोन के अनुसार ऐसा कोई भी कार्य करना अथवा करने से विरत रहना। कहीं कोई कार्य करना अपराध है तो कहीं कोई कार्य न करना अपराध है। कहीं कोई कार्य करना या करने से विरत रहना, जिससे कि सामान्य विधि के किसी भी नियम का अतिक्रमण होता है। जो हमारे लॉज बने हुए हैं, उन लॉ में लिखे हुए नियम के अनुसार यदि उसका अतिक्रमण होता है तो वो अपराध कहलाता है। देखिए, यहाँ जो प्रश्न पीसीएसजे में, एपीओ में तथा पीसीएस के एग्जाम्स में सीधे प्रश्न बनता है कि अपराध से क्या तात्पर्य है और अपराध के आवश्यक चरण क्या हैं या अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो यहाँ आपको अपराध की परिभाषा के साथ साथ अपराध के आवश्यक चरण और आवश्यक तत्वों को पूरा देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये प्रश्न जो है आप इनको नोट करते चले। दूसरा, ब्लैकस्टोन ने एक दूसरी परिभाषा और दी और उस परिभाषा में कहा गया कि अपराध का अर्थ है कि ऐसे लोक अधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लंघन करना जो कि संपूर्ण समाज अथवा समुदाय को एक समाज अथवा समुदाय के रूप में प्राप्त है। ऐसे अधिकारों को, लोक अधिकारों को जो पब्लिक को प्राप्त है और उनको कर्तव्यों, जो हमारे कर्तव्य हमारे अधिकार है, यदि हम उनका उल्लंघन करते हैं तो वो एक अपराध की श्रेणी में आती है। ऑस्टिन की परिभाषा है कि ऑस्टिन की परिभाषा में अपराध एक अवैधानिक कार्य है जिसके साबित हो जाने पर न्यायालय अपराधियों को दंड देते हैं। अपराध एक अवैधानिक कार्य है जिसके साबित हो जाने पर न्यायालय अपराधियों को दंड देता है और ऐसे दंड में कमी करने का एकमात्र अधिकार राज्य का होता है। देखिए, राज्य का अधिकार होता है कि राज्य किसी व्यक्ति के दंड को, राज्य का है कि अगर केंद्र का मामला है तो केंद्र सरकार या संसद कम कर सकती है, और यदि राज्य का मामला है तो उसमें राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल जो है उसके किसी अपराध की श्रेणी को कम कर सकता है, घटा सकता है, खत्म कर सकता है, और वो सब कुछ राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। तो ऑस्टिन की परिभाषा, ब्लैकस्टोन की परिभाषा, ये मैंने यहाँ आपके साथ दी। अगला हम देखते हैं कि दंड के क्या क्या प्रकार हैं, जो दंड किस प्रकार से किस स्टेज में कौन कौन से प्रकार के दंड जो दिए जाते हैं। तो देखिए, दंडों में मृत्युदंड, कारावास, एकांत कारावास, संपत्ति का जब्त किया जाना। देखिए, कारावास में दो प्रकार का होता है, एक कठोर कारावास होता है, एक सादा कारावास होता है। इसके बाद एकांत कारावास, संपत्ति का जब्त किया जाना और अर्थदंड। तो इतने पर ये 5 प्रकार के जो दंड हैं ये दिए जाते हैं।
अब आगे आप अपनी बुकलेट में नोट कीजिए, एलिमेंट ऑफ क्राइम, अपराध के तत्व। अपराध के देखिए 4 तत्व हैं। सबसे पहला है मानव, दूसरा है दुराशय, तीसरा है कार्य, कृत्य या कार्य या लोभ, और चौथा है क्षति। देखिए, इन तत्वों के होने पर एक अपराध घटित होता है। मनुष्य अपराध करेगा, ह्यूमन नेचर है। कहीं ना कोई बात व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, और उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां होती हैं जो जिम्मेदार रहती हैं अपराध को करने के लिए। तो एलिमेंट में इसका सबसे पहला है मनुष्य। मनुष्य के बाद उसका दुराशय। जब मनुष्य है तो वो कुछ चीज सोचेगा, वो सोचेगा तो उसके अंदर इस बात का बुरा आशय, ये आशय उसके अंदर प्रवेश करेगा और उस आशय के अनुसार वो उस चीज को सोचेगा। दूसरा है दुराशय, और तीसरा है कृत्य, कार्य या कार्य का लोप होना। कृत्य, कार्य या लोप अर्थात किसी कार्य को करने में या कार्य को न करने में। कहीं कार्य का करना अपराध होता है और कहीं किसी कार्य का न करना अपराध होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को, कोई जेलर है और किसी अपराधी को यदि वो पीटता है तो कार्य करके, और कार्य का लोप यदि वो उसको भूखा रखता है, खाना नहीं दे रहा है, भूखा रखता है, तो ये कार्य का लोप हो गया। और यहाँ हो गया कार्य का करना, यहाँ वो पीट रहा है और यहाँ उसको भूखा रख रहा है। तो दुराशय होना चाहिए, मनुष्य है, दुराशय है, कृत्य, कार्य, लोप है, और तीसरा है, चौथा है क्षति। तो देखिए, जो क्षति है, हमारी बॉडी को हो, शरीर को क्षति हो, माइंड को क्षति पहुंचे, हमारी रेपुटेशन को क्षति पहुंचे, और प्रॉपर्टी। इस तरह से जो क्षति है वो 4 प्रकार से, 4 स्तर पर हमें होनी चाहिए। हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी रेपुटेशन को और हमारी प्रॉपर्टी को। तो इस तरह से अपराध के तत्व जो मनुष्य है उसके अंदर दुराशय होगा, वो कोई कार्य करेगा, उस कार्य के द्वारा इस प्रकार से वो क्षति पहुंचाई जाएगी। क्षति किस प्रकार से होनी चाहिए? बॉडी को, माइंड को, प्रॉपर्टी को और रेपुटेशन को। तो ये आप नोट कर लें, मैं जिस प्रकार से लिखा रहा हूं आप अपनी कॉपी में नोट करते चले। आगे लिखिए कि केवल कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह दुराशय से न किया जाए। केवल कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह दुराशय से नहीं किया जाए। इसके कुछ अपवाद हैं जो यदि अभी अपराध आप करते हैं तो उसमें आपका दुराशय माना ही जाएगा। सबसे पहला उपताप या न्यूसेंस। यदि आपने ये किया है तो इसमें आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आपका आशय था या नहीं था, कि माना जाएगा कि आपने ये कार्य किया है। उपताप है, मानहानि है, न्यायालय की अवमानना और दुर्व्यवहार। तो ये कुछ ऐसे अपवाद हैं जो यदि आप करते हैं या आपसे होता है तो इसमें आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं लिया जाएगा। इन अपराधों में हमारे ऊपर डायरेक्ट लायबिलिटी लागू होती है। डायरेक्ट लायबिलिटी ये लागू रहती है यहां पर। आगे लिखिए कि क्या दुराशय का सिद्धांत भारत में लागू है? क्या दुराशय का सिद्धांत भारत में लागू है? तो इसका आंसर है नहीं। दुराशय का सिद्धांत भारत में लागू नहीं है। देखिए उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, इसमें प्रत्येक अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया हुआ है। आईपीसी में प्रत्येक अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और वहां प्रत्येक दंड को परिभाषित किया गया है। और ये सब उसके टोटल जो तत्व है उस अपराध के किए जाने की क्या स्थितियां हैं,
वो सब कुछ उसमें बताया गया है। इसलिए भारत में जो ये दुराशा का सिद्धांत लागू नहीं होता। देखिए, जहां पर परिभाषा फिक्स होती है वहां सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। जहां परिभाषा फिक्स होती है वहां सिद्धांत लागू नहीं होते, और जहां परिभाषा फिक्स नहीं होती है वहां पर सिद्धांत या थ्योरी लागू होती है। तो दुराशा का सिद्धांत हमारे भारत में जो है वो कार्य नहीं करता है। आगे लिखिए कि क्या आईपीसी संपूर्ण संहिता है। प्रश्न पूछा जाता है क्या आईपीसी संपूर्ण संहिता है। तो आईपीसी संपूर्ण संहिता नहीं है। आईपीसी संपूर्ण संहिता नहीं है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि आईपीसी के अलावा हमारे भारत में और भी ऐसे करीबन 5000 एक्ट हैं जो कि बहुत से अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करते हैं। क्योंकि आईपीसी के अंतर्गत सभी अपराधों को नहीं दिया गया है। देखिए, विधि प्रवर्तनी रहती है, परिवर्तित भी होती रहती है, और समय समय के मुताबिक हम उसके लिए नए नए कानून लेकर के आते हैं। नए नए उसके हिसाब से क्या दंड होना चाहिए उन सबको हम लेकर आते हैं। तो आईपीसी, इसलिए आईपीसी संपूर्ण संहिता नहीं है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आया था। इसके बाद में साइबर क्राइम एक्ट देखिए, साइबर अपराध देखिए, लेबर लॉ देखिए, और भी पशु अत्याचार अधिनियम है, और जितने भी आप अधिनियम देखते हैं चेक से संबंधित जो अधिनियम है, SC ST एक्ट है, तो सभी प्रकार के जो अन्य नए अधिनियम बने हुए हैं वो सब अन्य अपराधों से संबंधित है। तो आईपीसी के अंतर्गत उन सब का समावेश नहीं है। तो इसलिए आईपीसी जो है वो पूर्ण संहिता नहीं है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आईपीसी पूर्ण संहिता है, तो आईपीसी इसका नाम जो पूर्ण संहिता नहीं है। अब देखिए अपराध के आवश्यक चरण क्या हैं। तो देखिए अपराध के जो आवश्यक चरण हैं उन आवश्यक चरणों में आशय, व्यक्ति का आशय होना चाहिए कि हमें कोई अपराध करना है, हमारा क्या आशय है। उसके लिए तैयारी, आप तैयारी करेंगे। हो सकता है कि आपने फर्स्ट स्टेज आशय अपने दिमाग में सोचा कि मेरा आशय है कि सामने वाले को पीटना है या उसकी हत्या करनी है। आप उसके बाद फिर आपने तैयारी की, सेकंड स्टेप आपका तैयारी है। तैयारी करने के बाद आपने फिर प्रयत्न किया उसको मारने का, और आपने उसको गोली मार दी। तो गोली मार दी तो आपने प्रयत्न किया, प्रयत्न के बाद यदि वो आज व्यक्ति मर जाता है तो आपकी चौथी स्टेज कंप्लीट हो जाती है, पूर्णता वाली है। अगर आपने तैयारी करने के बाद आशय था, आशय सोच करके आप छोड़ दिया, आपने कोई अपराध नहीं किया। आपने तैयारी की, तैयारी करने तक आपका कोई अपराध नहीं है। आपने तैयारी की, आप हथियार लेकर सुसज्जित होकर के घर से बाहर निकल लिए, गाड़ी दी, गाड़ी उठाई, गाड़ी को लेकर आप चल दिए, आप उसे मार के नहीं आए, वापस आ गए। आपने यहां तक इस स्टेज तक कोई अपराध नहीं है। लेकिन आपने उसको गोली मार दी और वो मर जाता है, तो आपने प्रयत्न किया, प्रयत्न करने के बाद आपने उसको चौथी स्टेज कंप्लीट कर दी, पूर्णता की। तो आपके ऊपर हत्या का आरोप लग गया। और अगर मान लीजिए यहां डॉक्टर उसको बचा लेता है, इस स्टेज पर यदि डॉक्टर ने उस मरने वाले व्यक्ति को बचा लिया, तो आप केवल हत्या के प्रयत्न तक के दोषी हैं। आप केवल हत्या के प्रयत्न के दोषी हैं। यहां पर आप पर केवल हत्या का प्रयत्न अर्थात 307 की कार्रवाई की जाएगी। तो इसके 4 चरण हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से एक चरण आपको लिए लोप कर दिया जाएगा या एक दे दिया जाएगा, जो भी है, कि निम्न में कौन सा अपराध के आवश्यक चरणों में सम्मिलित है या नहीं है। तो इसको आप जो प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, नोट करते चलिए आप। अब यहां इसके जो इसको थोड़ा देख लेते हैं, दंड न्यायालय, यहां मैंने इसको ले लिया थोड़ा सा, कि जो दंड दिया जाता है उन दंड न्यायालयों का क्या क्रम रहता है। वो दंड न्यायालय क्या है जो दंड देते हैं, पनिश करते हैं। तो देखिए न्यायालय ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है सेशन न्यायालय और दूसरा है मजिस्ट्रेट का न्यायालय। सेशन न्यायालय के अंतर्गत ये 3 तरह के न्यायालय रहते हैं। एक है सेशन न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश के साथ में सहायक सेशन न्यायाधीश और अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, एडिशनल और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज।
तो देखिए, जो अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश की जो शक्ति है और सेशन न्यायाधीश की जो शक्ति है वो इक्वल रहती है, और जो सहायक सेशन न्यायाधीश है ये सबऑर्डिनेट रहते हैं। तो ये 3 तरह के न्यायाधीश सेशन न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। और मजिस्ट्रेट न्यायालय के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। इसको और हम आगे देखते हैं डिटेल से। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है, इस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कुल 5 न्यायालय हैं। सबसे पहला है आपका कार्यपालक जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। देखिए, ये भी आप सीआरपीसी में इनको सबको पढ़ेंगे। ये कार्यपालक जिला मजिस्ट्रेट में डीएम, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट में एसडीएम, एडीएम, उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट में एसडीएम। कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी को नियुक्त किया जा सकता है या फिर किसी भी नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो होते हैं ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आते हैं। और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये पर्टिकुलर किसी विशेष समय के हिसाब से नियुक्त की जाती है या किसी विशेष समय के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं ये विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से ये भी मुकदमे सुनते हैं। बस वहां और यहाँ अंतर ये रहता है कि यहाँ मुकदमे सुनने में और वहां मुकदमे सुनने में यहाँ ये जमीन से संबंधित, भूमि और जल विवाद से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित ये मामले यहाँ सुने जाते हैं। खैर, इसको हम जो सीआरपीसी में डिस्कस करेंगे विस्तार से। आगे आता है न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय में ये 2 तरह के इसके जो क्षेत्र है डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला महानगर क्षेत्र के लिए और दूसरा अन्य क्षेत्रों के लिए। तो महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, कानपुर ये महानगर क्षेत्र हैं। इन महानगर क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट तथा विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। और अन्य क्षेत्रों में जो कि महानगर नहीं है वहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी सीजेएम, एसीजेएम, जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड। इस तरह से जो न्यायपालिका है इसका पूरा जो वितरण है मैंने आपको यहाँ पूरा बता दिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में मैं सेक्शन 1 या कुछ और भी इसमें छूट गया होगा तो वहां से मैं इसमें प्रारंभ करूंगा। जैसी भी आपकी क्रिया प्रतिक्रिया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और जो भी मैं बता रहा हूं वो आप नोट करते चलें। सभी प्रश्नों का क्रम भी जैसा पूछा जाता है वो मैं आपको साथ साथ समझाता चलूंगा। लेकिन यदि आप कोई और भी तरीका, यदि आपको कोई मेरा तरीका यहाँ कुछ गलत लगता है या मेरे किसी एक्टिविटी से आपको कोई प्रॉब्लम है कि इस तरह न बताएं या इस तरह बताएं, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो मैं उस व्यवस्था को सुधार नहीं पाऊंगा। हालांकि मेरे पास इतने ज्यादा भी अच्छे साधन नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छा दे सकूं। तो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। नेक्स्ट मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके जो भी संगी साथी हैं वो इससे पूरा बेनिफिट ले सकें।